चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। ખૂબ ખૂબ આભાર તમામ મિત્રોનો। માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે। માનનીય ઈશુદાનભાઈ ગઢવી, માનનીય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, માનનીય ગુલાબભાઈ અને માનનીય સંદીપ પાઠકજીને તમામ આપણા નેતાઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે। ત્યારે એક વાત સાથે આપણે આપણા ટાઉન હોલને આપણે શરૂઆત કરીશું કે દેશ કો અરવિંદ કેજરીવાલ से बहुत है उम्मीद, देश को अरविंद केजरीवाल से बहुत है उम्मीद, इसलिए तो करोड़ों आम आदमी है अरविंद जी के मुरीद, इसलिए तो करोड़ों आम आदमी अरविंद जी के है मुरीद। बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें मत बताइए, बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें मत बताइए, अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम करके दिखाइए। एवा अरविंद जी अपनी वच्चे उपस्थित है, त्यारे ताळीओना गड़गड़ाटथी एमने વધાવીએ। અને સાથે સાથે આજે ગુજરાતની અંદર માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીની સાથે વીજળી સંવાદનો કાર્યક્રમનું જ્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે થોડીક ખાલી વીજળી વિશેની ગુજરાતની ચર્ચાઓ કરીને હું આ પ્રોગ્રામનો આગળનો દોર ચાલુ કરું છું કે ગુજરાતની અંદર તમે અને આપણે બધા જાણીએ છીએ, મીડિયા મિત્રો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે ગુજરાતની અંદર આપણે વીજળીનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ, આપણને ખબર છે, અને દિલ્હી એવું રાજ્ય છે કે જે વીજળી ખરીદે છે, છતાં પણ ગુજરાતની અંદર વીજળીમાં આજે આપણે પ્રતિ યુનિટ 7.5 રૂપિયા ગુજરાત સરકારને આપીએ છીએ। એક ગામડામાંથી મને એક વ્યક્તિનો ફોન આવ્યો હતો 1 વર્ષ પહેલા, જ્યારે કોરોનાનો કાળ હતો। મીડિયા મિત્રોને મારે ખાસ જણાવવાનું છે કે કોરોનાના કાળમાં કેશોદના એક અજાબ ગામમાં એક ચક્કી દળતો વ્યક્તિ, એક દરણું કરતો વ્યક્તિ, એક સામાન્ય વ્યક્તિને 6,500 બિલ આવ્યું હતું અને આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાના કારણે એ વ્યક્તિ ભરી ન શક્યો અને આજે 1 વર્ષના અંતે એમનું 25% વ્યાજ ગણીને 37,000 બિલ આ ગુજરાતની ભાજપ સરકારે કર્યું છે। ત્યારે ગુજરાતની જનતા આ મોંઘવારીમાં વીજળીના બિલના કારણે, વીજળીમાં જે કંઈ પણ આપણી ઉપરથી ઘણો બધો વીજળીના રૂપિયા લેવામાં આવી રહ્યા છે એના કારણે મોંઘવારીનો માર આપણી ગુજરાતની જનતા અત્યારે ખૂબ સહન કરી રહી છે। બાકીની આગળની વાતો જે છે વીજળી બાબતે આપણા નેતાઓ જે સ્ટેજ ઉપર બિરાજમાન તમામ નેતાઓ છે એ આગળની વાતો કરશે, પરંતુ એમની સાથે સાથે હવે પછી હું જેમને કમાન સોંપવા જઈ રહ્યો છું એ હર હંમેશ એક વાતની અંદર માને છે કે સત્ય के मार्ग पर चलने में कठिनाई होती है, सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन अंत में तो विजय सत्य की होती है। आ बात ऊपर, आ विधान ऊपर जे हर हमेश पोतानी बात रजू करे छे एवा माननीय ईशुदानभाई गढ़वी ने विनंती करूं कि आप समक्ष पोतानी बातों रजू करे। आभार। ईशुदानभाई गढ़वी। बोलो भारत माता की जय जवान इंकलाब। माननीय स्टेज पर विराजमान अरविंद केजरीवाल जी, जेमणे राजनीति में क्रांति लावी दीधी छे अने खास करीने मोंघा वीजળી बिल कई रीते सस्ता करी शकाय अने कई रीते आम आदमी ने राहत आपी शकाय एवा हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति पासे चावी होय तो ए माननीय अरविंद केजरीवाल जी छे। एमना माटे एकवार ताळीओना गड़गड़ाट थई जाय। अध्यक्ष श्री गोपाल भाई, गुलाब भाई, संदीप भाई, प्रवीण भाई अने सौ उपस्थित भाईओ बहनों, मित्रों, आजे गुजरात एक उम्मीद लईने बैठुं छे। गुजरात एक विश्वास साथे दरेक तमे पानना गलाथी लई खेडूतना खेतरे जाओ, मध्यम वर्गनी झूंपड़ीए जाओ, आजे स्कूलों में जाओ, बधी जग्याए एक ज वात चाले छे
इस बार अरविंद जी आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि महंगाई की मार से बचाएंगे। मित्रों, आज सामान्य मानस ने शू જોઈએ છે? यहां अरविंद जी, मैं आपको बताऊं कि बार बार भाजपा वाले ये कहते हैं, बड़े बड़े नेता, जो कि उनको 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, वो ऐसा कह रहे हैं कि हमें गुजरात वाले फ्री नहीं चाहिए। तो क्या गुजरात वाले टैक्स देते हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं उनकी जेब कटने से बचाएं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आज अरविंद जी हमारे बीच इसलिए उपस्थित हैं दोस्तों, आज किसान परेशान है। किसान हर रात हर दिन, किसान को बिजली मिलती है तो रात को मिलती है। सर, आपको ताज्जुब होगा कि किसानों बहुत सारे मेरे पास आए थे कि दिन में बिजली आनी चाहिए। यहां तेंदुआ का बहुत ही, जो गिर सोमनाथ उस साइड तेंदुए ऐसे ही घूमते हैं तो उनको दिक्कत होती है। गुजरात वाला सरकार ने नहीं माना, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गुजरात के सचिवालय में सब मंत्री चले गए, ऑफिसर्स चले गए, और उस टाइम भगवान ने एक तेंदुओं को भेजा सचिवालय में। और जैसे सचिवालय में एक तेंदुआ गया, पूरा सचिवालय में नीचे से ऊपर तक गेट, जो इतनी भी जगह खाली थी, वो बंद करवा दी। अब मंत्री को डर लग रहा है सचिवालय में, ऑफिसर्स को डर लगा है तेंदुए से। एक तेंदुआ सचिवालय में घुसा था और वो तो अंदर थे, कमरे के अंदर। तो मेरा किसान, मेरा भाई रात को जब अपनी खेत करता है और तेंदुए घूमते, क्या उनको डर नहीं लगता होगा? और इसलिए किसान भाई आप पर विश्वास रखकर बैठे हैं कि अरविंद जी आएंगे, गुजरात में परिवर्तन लाएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। बीजी बात मारे मित्रों एक एवी છે કે વીજળી આજે 1 લીટર પેટ્રોલ ને ડીઝલ ભરાવીએ છીએ, 60 રૂપિયા ટેક્સ ભરીએ છીએ। શું એ મહિલાને રાહત મળે છે ખરી? એ 60 રૂપિયા પાછા મળે છે ખરા? નથી મળતા। તમે વિચાર કરજો, તમે સવારે બ્રશ કરીએ છીએ ત્યાંથી આપણે ટેક્સ ભરીએ છીએ, રાત્રે ઓઢીએ છીએ કંબલ ત્યાં સુધી ટેક્સ ભરીએ છીએ। પણ કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે ટેક્સ ભરે છે ત્યારે ટેક્સ ભરવાના સમયે એને આપણે રાહત આપીએ તો શું એ ગુનો છે? મુખ્યમંત્રીને મળતું હોય, મંત્રીઓને મળતું હોય, ધારાસભ્યને સંસદને મળતું હોય તો આમ આદમીને કેમ ન મળે? આ વાત સાચી છે મિત્રો? મળવું જોઈએ કે ના મળવું જોઈએ? આજે એ જ વાત માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી કરવાના છે। આજે ટેક્સને બચાવવાના છે। તમે વિચાર કરજો, આજે અહીંયા 300 યુનિટ વીજળીમાં લગભગ 2100 રૂપિયા બિલ આવે છે। પંજાબમાં 300 યુનિટ પહેલી જુલાઈથી વિનામૂલ્ય થઈ ગયું। દિલ્હીમાં આપી શકાય છે, તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં? અને ગુજરાતમાં એટલા માટે આપણે આપવાની જરૂરિયાત છે કે આજે મોંઘવારીમાં લોકો પીડાઈ રહ્યા છે। આજે તમે વીજળી આંદોલન ઘરે ઘરે ગયું, લાખો લોકોએ ફોર્મ ભર્યા છે કે અમને વીજળી જોઈએ છે। માત્ર ભાજપ વાળા જ ના પાડે છે કે અહીંયા વીજળી કોઈ જોતી નથી ફ્રી। મિત્રો, આજે ભાજપ વાળાને મારે ચેલેન્જ કરવી છે। દિલ્હીમાં અરવિંદજી એક સ્કીમ લાવ્યા છે कि भाजपा वालों को अगर नहीं चाहिए बिजली मुफ्त तो वो फॉर्म ना भरे। सही है सर? मैं बताता हूं, भाजप पड़ा एक पण दिल्ली में भाजपना नेताए એવું નથી કીધું કે મારે વીજળી ફ્રી નથી જોતી, પોતે પહેલા લીએ છે। પંજાબમાં પણ વીજળી ફ્રી આપી। મિત્રો, આ એટલા માટે જરૂરી છે કે સ્કૂટી ફ્રી આપીએ છીએ આપણે, કોઈને નથી આપતા। उत्तर प्रदेशनी भाजपा सरकारे बधाने स्कूटी फ्री आपवानुं वचन आप्युं छे।
ચેક કરાવો, સ્કૂટી ફ્રી છે. અરવિંદ કેજરીવાલજી हिंदुस्तान एक एवा नेता છે जो मैं बोलता हूं वो करके दिखाता हूं. અને મિત્રો 3.5 મહિના થયા છે પંજાબમાં સરકાર બની. 7 જેટલા વાયદાઓ અરવિંદજીએ પૂરા કરી દીધા છે. कुछ लोग मुझे मिले, बोल रहे थे कि अरविंद जी अभी से ही सब वादे पूरे कर रहे हैं, तो उनको क्या दूसरा चुनाव नहीं जीतना है पंजाब में? मैंने कहा क्यों? तो कि यहां तो भाजपा वाले सब 4.5 साल तक लूटते हैं और फिर फायदे गिनाते हैं. मैंने कहा कि इसलिए तो हम कहते हैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने के लिए आए. हमें सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन जब हमारे पास सत्ता होती है तो एक भी आम आदमी के आंख में आंसू नहीं होना चाहिए. ये हमारी, सिर्फ हमारी नहीं, ये पूरी दुनिया की और भारत की उम्मीद है. और इसलिए मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि हमने निमंत्रण किया माननीय अरविंद केजरीवाल जी को कि सर आपके पास हिंदुस्तान में एक ऐसी चाबी है बिजली फ्री की, वो सिर्फ आपके पास है. हम चाहते हैं कि गुजरात की जनता के साथ आप संवाद करिए. और आज अरविंद जी यहाँ हमारे लिए पधारे हुए हैं, निमंत्रण को मान रखकर गुजरात की जनता के लिए और गुजरात की जनता की उम्मीद के लिए. इसलिए मैं अरविंद जी का अभिषेक धन्यवाद करता हूं. और मित्रों, આપણે આ વાત લાખો લોકો સુધી પહોંચાડવાની છે. આજે પ્રશ્નોત્તરી પણ અરવિંદજી સાથે તમારે કરવાની છે. સવાલ એટલો જ કે આપણે કંઈક કરવા આવ્યા છીએ. બોલો ભારત માતા की. ખૂબ ખૂબ આભાર ઈશુદાનભાઈ. આ વીજળી આંદોલનની અંદર તમામ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ જે સંઘર્ષ કર્યો છે અને એમની સાથે સાથે રસ્તાઓ ઉપર આપણા મોટા નેતાઓ, પ્રદેશ લેવલના નેતાઓ પણ જોવા મળ્યા. એમાં ઈશુદાનભાઈ હોય, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા હોય, આ તમામ રસ્તાઓ ઉપર સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા. ત્યારે હું એક વાત સાથે માનની ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત કરીશ કે मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. अरे मुश्किलों से भाग जाना तो आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. अरे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, अरे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. એવું જે કાયમી માટે લડાયક વ્યક્તિત્વ છે, આપણી વચ્ચે રહીને સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, એવા આપણા પ્રદેશ નેતા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને વિનંતી કરું કે આપણી સમક્ષ વીજળીને અનુલક્ષીને વાતો કરે. સૌને નમસ્તે, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત. આજે આ વીજળી સંવાદમાં ઉપસ્થિત આપ તમામ ગુજરાતના, અમદાવાદના સૌ પ્રબુદ્ધ નાગરિકો, પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, શુભચિંતકો અને ગુજરાતની ચિંતા કરવાવાળા સૌ સજ્જનોને હું આ વીજળી સંવાદમાં આવકારું છું અને અહીંયા ઉપસ્થિત થવા બદલ સૌનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રતિષ્ઠિત માનનીય મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાતની અંદર ગુજરાતના લોકો માટે કંઈક સારું વિઝન લઈને આવ્યા છે. ત્યારે હું માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીનું અહીંયા સ્વાગત કરું છું, એમનો આભાર માનું છું કે તેઓ ગુજરાતની ચિંતા કરી રહ્યા છે. વર્ષોથી આપણે જે ભાજપને મત આપતા આવ્યા છીએ એ ભાજપના નેતાઓ પાસે સમય નથી કે એમના મુખ્યમંત્રી છોડો, એમના વીજળી મંત્રી પણ આવીને બેસે અને ગુજરાતના લોકો સાથે વીજળીના મુદ્દે આવી ચર્ચા કરે એવી એમને જરૂર પણ નથી, એવો એમને સમય પણ નથી. કેમ કે આપણે બધાએ વર્ષો સુધી એને મત આપી અને એટલા મોટા બનાવ્યા છે કે હવે એમને આપણી જરૂર નથી. પણ આપણા સદભાગ્ય, આપણા ગુજરાતના લોકોનું પુણ્ય ફળ્યું, અમારી દેશી ભાષામાં કહીએ તો, કે ગુજરાતના ભાજપના નેતાઓને સમય કે ચિંતા હોય કે ન હોય, પણ દેશની અંદર એક વ્યક્તિ એવો છે જેને આખા દેશની ચિંતા છે, એ છે અરવિંદ કેજરીવાલ. આખા દેશમાં જઈ અને દેશના લોકોના રોજબરોજના જીવન સાથે સંકળાયેલા મુદ્દાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરે છે. અને ખાલી ચિંતા નહીં, એનું સોલ્યુશન લઈને આવે છે કે આ એનું સોલ્યુશન છે. ગુજરાતમાં વર્ષોથી મોંઘી વીજળીથી આપણે પીડાઈએ છીએ અને વાત માત્ર મોંઘી વીજળીની નથી, વીજળીમાં પાવર કટ લાગે. અહીંયા આવ્યા પહેલા 2 વખત આ વોલમાં લાગી ગઈ કે ન ગઈ? તો આ વ્યવસ્થા 27 વર્ષ પછી ભાજપે ઊભી કરી છે કે જ્યાં એક બાજુ એવા દાવાઓ કરવામાં આવે છે કે વીજળી સરપ્લસ છે, અહીંયા તો વીજળી વધે છે
એક બાજુ પાવર કટ લાગે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીની એક બાજુ એવો ફોર્સફુલી આદેશ કરવામાં આવે છે કે અઠવાડિયામાં ફરજિયાત એક વખત તમારે રજા રાખવી. શું કામ? કેમ કે વીજળી બચાવાય. હકીકતમાં વીજળી સરપ્લસ હોય તો ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ છે એ દબાણપૂર્વક શા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને બંધ રાખવા માટેનું કહેવામાં આવે છે? એમ કહેવું જોઈએ કે દિવસ અને રાત તમે કારખાનાઓ ચલાવો, રોજગારી પણ આપો ને ગુજરાતને આગળ લઈ જાઓ. એના બદલે એમ કહેવામાં આવે કે તમે કારખાનાઓ બંધ રાખજો એક દિવસ. આ વાત સાચી કરી મેં? ગામડાઓની અંદર પાવર કટ લાગી જાય, કલાકોના કલાકો સુધી લાઇટ ન આવે, પીજીવીસીએલ, ડીજીવીસીએલ, યુજીવીસીએલના માણસોને ફોન કરો, ફોન ઉપાડે નહીં, કોઈ ભૂલથી ઉપાડે તો કે મને ખબર નથી, સાહેબને ખબર છે, હું રજા ઉપર છું. મતલબ આપણું કોઈ ધણી ધોરી નથી, કોઈ આપણી વાત સાંભળવા, સમજવા કે પૂછવા વાળો નથી. એવા સમયે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના લોકોની ચિંતા કરવા માટે અહીંયા આવી છે અને ગુજરાતને એક સારી દિશામાં આગળ વધે એ માટે પ્રયત્ન કરવા આવી છે. દેશના ઇતિહાસમાં, મારા કરતાં તો ઘણા બધા ઉંમરવાળા છે, દેશના ઇતિહાસમાં મેં તો મારી આટલી ઉંમરમાં નથી જોયું કે કોઈ પાર્ટી, કોઈ નેતા જાહેરમાં ખુલ્લેઆમ મંચ ઉપરથી વીજળીની, શિક્ષણની કે સ્વાસ્થ્યની વાત કરતા હોય. કોઈનામાં એટલી હિંમત નથી. દેશમાં આટલી બધી પાર્ટીઓ છે, આટલા બધા નેતાઓ છે, કોઈનામાં હિંમત હોય તો સ્ટેજ ઉપરથી માઇક પકડીને શિક્ષણ ઉપર બોલી બતાવે. એ કામ માત્ર ને માત્ર આમ આદમી પાર્ટી અને અરવિંદ કેજરીવાલથી જ શક્ય છે. બીજા કોઈની હિંમત નથી કરવાનું. કેમ કે એ કામ કર્યું હોય એ બોલી શકે. જેણે કોઈ દિવસ સ્કૂલ જોઈ નથી, જેણે કોઈ દિવસ સ્કૂલ વિશે વિચાર્યું નથી, જેણે દવાખાના ઉપર કોઈ દિવસ ચર્ચા નથી કરી, દવાખાના હોય, સ્કૂલ હોય કે વીજળી હોય, એને માત્ર ધંધો કરવાનું, પૈસા કમાવાનું સાધન સમજ્યું હોય, એ ભાજપના કે એ કોંગ્રેસના નેતાઓની કેવી રીતે હિંમત થાય કે આવો વીજળી સંવાદ રાખી અને જનતા સાથે ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરે? હિંમત તો એની હોય કે જેણે કોઈ દિવસ જીવનમાં પૈસા કમાવાનું ન વિચાર્યું હોય, પણ એમ વિચાર્યું હોય કે નાનો માણસ જે 2 પૈસા કમાય છે કાળી મજૂરી કરીને, એ 2 પૈસામાંથી 1.5 પૈસો હું કેમ બચાવું, એનો વિચાર જેણે કર્યો હોય એ જ વીજળીનો સંવાદ કરી શકે લોકો સાથે. હમણાં અહીંયા માઇક ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે, બધાને માઇક આપવામાં આવશે. વિચાર કરો કે દેશમાં કયા મુખ્યમંત્રીની એવી હિંમત છે જે જનતાના હાથમાં માઇક પકડાવી દે? CR પાટીલે વડોદરામાં ભૂલથી માઇક પકડાવી દીધું હતું. કોઈએ ગેસના બાટલાનો પ્રશ્ન પૂછો, 4 જણા બોચી પકડીને એને સાઈડમાં લઈ ગયા. આવું થોડું પૂછાય? વાત સાચી છે? બોચી ચાલીને 4 જણાને 5 પોલીસ વાળા બધા લઈ ગયા. બાટલાના પ્રશ્નો ના હોય. CR ને તો એમ પૂછવાનું, સાહેબ તમે આવ્યા પછી ચમત્કાર થઈ ગયો, મને બહુ મજા આવે છે, આવું કહેવાનું હોય. એક મુખ્યમંત્રી, એક પાર્ટી એવી છે જે છાતી ઠોકીને એમ કહે છે કે મેં કામ કર્યા હોય તો અમને મત દેજો. આ હિંમત ક્યાંથી આવે? આ હિંમત સરકારમાં બેસીને જનતા માટે જે નિર્ણયો લીધા હોય ને એમાંથી આ હિંમત આવે. બાકી માત્ર કરપ્શન કર્યા હોય એની હિંમત ન થાય. ગુજરાતમાં 27 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે. કોણ મંત્રી છે પેલા એ તો કોઈને ખબર હોય છે ને, કે ઉર્જા મંત્રી કોણ છે, કયો મંત્રી કોણ છે, બધું CR પાટીલ છે, A to Z દુકાન આખી. અને વળી એ પાછા સરકારમાં ક્યાંય નથી, નથી મંત્રી, નથી તંત્રી, નથી મુખ્યમંત્રી, નથી બ્યુરોક્રેટ. એ દુકાન આખી એ છે ને દુકાનમાં માલ નથી. આવો ખેલ થયો છે. એટલે લાંબી વાત ન કરતા માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાતની જનતાની ચિંતા કરવા માટે આવ્યા છે. આજે દેશમાં બધાય મુખ્યમંત્રી છે. માણસ એક વખત મંત્રી મુખ્યમંત્રી બની જાય પછી એના સરકારી બંગલામાંથી બહાર આવવાનું કોઈને મન ન થાય. બધાને ખબર છે 5 વર્ષ અહીંયા બેસો, મજા કરો, આળોટો, કામ પૂરું થાય એટલે ઘરે જતા રહો. કોઈની પાસે સમય નથી બંગલામાંથી બહાર આવવાનો. અરવિંદ કેજરીવાલ એકમાત્ર એવા નેતા છે કે આજે ગુજરાતમાં હોય તો કાલે મધ્યપ્રદેશમાં હોય તો પરમ દિવસે હિમાચલ પ્રદેશમાં હોય તો પછી દિલ્હીમાં હોય તો પછી પંજાબમાં હોય. આખા દેશના લોકોની ચિંતા છે એમને, એટલે આખા દેશમાં ફરે છે કે અહીંયા જઈને એમ લોકોની વાત સાંભળું, અહીંયા સાંભળું, ત્યાં સાંભળું. આજે આપણા જેવા નાના માણસોનું કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી. ત્યારે જે માણસ આપણને સાંભળવા અને આપણી પીડા ઓછી કરવા આવ્યા છે એને આપણે બધા ખૂબ જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ અને આ વીજળી સંવાદને આગળ લઈ જવા માટે હું માનનીય પ્રવીણભાઈને વિનંતી કરું. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી ગોપાલભાઈ. હવે આપણે વીજળી સંવાદનો પ્રશ્નોત્તરીનો દોર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે એક વાત સાથે એ સંવાદ આપણે ચાલુ કરીશું कि बिजली पानी मुफ्त में दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बिजली पानी मुफ्त में दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए तो सभी दलों में मची है बबाल. આ વાત સાથે આપણે આપણી પ્રશ્નોત્તરીને શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હું સાજિદા મેમનજીને નમ્ર અપીલ કરું કે આપ આપનો પ્રશ્ન પોતાની જગ્યા ઉપરથી ઊભા થઈને રજૂ કરો. સાજિદા મેમનજી.
સાજીદા મેમનજીને पहले માઇક तो પહોંચાડવામાં આવે. સાજીદા મેમનજી. हेलो, पहले तो मैं आप सबको नमस्ते करना चाहती हूँ। मैं आपका अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं साजिदा मेमन देगाम तालुके से हूँ, गांधीनगर जिला। और मैं एक बात सर से पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में पंखा है और एक लाइट है और 2000 रुपया बिल मैं भरती हूँ, और महीने का बिल 2000 और एक साल का 20 से 25,000 भरती हूँ। मेरे घर में मोटर भी है, दूसरे माले पे मैं पानी नहीं चढ़ा सकती क्योंकि 1000 रुपया बिल ज़्यादा है और मैं पानी नीचे से भरती हूँ। अगर ऐसा सब चलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है हमको, और हमारे जो बिजली का बिल है वो बहुत हमारे को नहीं हो सकता हमारे से, तो भी हम ये, और बिजली जो लाइट है, बिजली जो नहीं ગુજરાતીમાં આપણે વાત કઈ વાંધો નહીં. ગુજરાતીમાં બોલી? જી જી હા. જી જી. જે વીજળી તેજ મીટર તેજ ચાલે છે और વીજળી મોંઘી છે સર, એટલા માટે તમે કઈ એનો ઉપાય કાઢો. सभी क्वेश्चन एक साथ लेके फिर मैं उनका ओके ओके, थैंक यू सर. मैं पायल देसाई जी को विनंती करता हूँ अपना प्रश्न रजू करें. पायल देसाई जी. હેલો સર, નમસ્તે. મારું નામ પાયલ દેસાઈ છે. જી. હા, મારું નામ પાયલ દેસાઈ છે. હું ઘાટલોડા વિધાનસભામાંથી બોલું છું. મેં સાંભળ્યું છે કે આપણે ગુજરાતમાં વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે તો પણ મોંઘી છે, અને દિલ્હીમાં જ્યારે બહારથી ખરીદે છે તો પણ સસ્તી છે. કેવી રીતના પોસિબલ છે? ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वनिता पटेल जी. हेलो, नमस्कार सर. હું વનિતા પટેલ ઘાટલોડિયા વિધાનસભામાંથી આવું છું, સાયન્સ સિટીમાં રહું છું. મારો એક પ્રશ્ન છે આપને કે દિલ્હી અને પંજાબમાં વીજળી ફ્રી મળે છે, સરકાર એ કેવી રીતે મેનેજ કરે છે? શું ગુજરાતમાં ખરેખર વીજળી ફ્રી મળી શકે? ओके, थैंक यू वनिता जी, थैंक यू. नेक्स्ट संजय पटेल जी. નમસ્કાર સર. ગુજરાતની અંદર વારંવાર વીજળીના રેટ વધે છે. 5 મહિનાની અંદર 4 વાર વધ્યો, એનું શું કારણ સર? અને આમ આદમી પાર્ટીની ગુજરાતની અંદર સરકાર બનશે તો ગુજરાતના ઉદ્યોગકારોને અને વેપારીઓને વીજળીનો શું લાભ મળશે? संजय पटेल. ओके, थैंक यू संजय पटेल जी. नेक्स्ट वैशाली जी. वैशाली जी. हेलो, जी. नमस्ते सर. હું વૈશાલી ડાબી ગાંધીનગરથી બોલું છું. સર, મારો એક જ પ્રશ્ન છે કે જો સરકારમાં બેઠેલા જે બી એમએલએ ધારાસભ્યો છે, જો એ લોકો સાબરકાંઠાનો પ્રાંતિજ તાલુકામાંથી બોલું છું સાહેબ. વીજળી હું ખેડૂત છું, એક ખેડૂતને વીજળીનો સાહેબ બહુ જ પ્રોબ્લેમ રહેશે. અને આ 6 કલાક લાઇટ આપે છે, એમાં તો 2 કલાક લાઇટ કાપી નાખે છે. 2 કલાકે લેટ આપો પાછું, તો ખેડૂત દિવસે કામ કરવાનું, રાત્રે લાઇટ આપો. રાત્રે અમે જઈએ ખેડૂતમાં જઈને રાતે સાહેબ કોક જનાવર કોક આવીને સાહેબ મને નુકસાન કરી જાય, તો અમારે દિવસે કામ કરીએ તો રાતે જાગવું પડે છે. તો એનો શું કરે? આપણી પાર્ટી આવો તો સાહેબ કેજરીવાલ સાહેબને હું બોલું છું. તાલુકાનો એક ખેડૂત છું સાહેબ. હવે મારે ખેતી માટે મેં અપ્લાય કરેલી છે, મારા પોતાનું ખેતર છે એના માટે. તો એમાં હું 2 વર્ષથી અપ્લાય કરેલું છે, પણ મને હજુ સુધી 2 વર્ષથી અપ્લાય કરેલું છે. હજુ સુધી હું વીજળી વિભાગમાં હું ધક્કા ખાઉં છું. દર મહિને એકાદ વખતે જાઉં છું, છતાં પણ મને કનેક્શન મળતું નથી. અને હું એના માટે, મારા જેવા તો કેટલાય લાખો ખેડૂતો છે જેમને આ તકલીફ છે, તો એમના માટે સાહેબ આપ કંઈ મને મદદ કરી શકો છો? જય હિન્દ. ओके धर्मेंद्र जी, खूब सरस. ओके धर्मेंद्र जी. ओके नेक्स्ट. ओके, હવે લગભગ 7 લોકોના જે
પ્રશ્નોત્તરી જેમને પૂછવાના હતા એમને બધાની પ્રશ્નોત્તરી પૂછાઈ ગઈ છે. શિમરનજી, ઓકે, ચલો. જે તમામ લોકોના પ્રશ્નોત્તરી પૂછાણી છે, હું મંચસ્થ મહાનુભાવો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને નમ્ર અપીલ કરું છું કે ઓકે, ત્યાંથી કોઈ પૂછવા માંગે છે? કોઈ વાંધો નહીં, એક પ્રશ્ન ત્યાંથી. ઓકે, નમસ્કાર સર, મારું નામ સુરેશસિંહ ડાભી છે. અમદાવાદ વટવા વિધાનસભામાંથી છું, હાથીજણ ગામમાંથી. મારા ત્યાં મહિને બિલ આવતું હોય તો સારું છે, પણ 2 મહિને બિલ આવે છે. અને 2 મહિને બિલ આવે છે એમાં ઘણો બધો એમાં જે યુનિટ વપરાશ થતો હોય છે એમાં વધારો થાય છે, એટલે એમનો વધારાનું બિલ પણ અમારે ભરવું પડતું હોય છે. 2 મહિનાના બિલની અંદર 2500 થી 3000નું બિલ ભરવું પડતું હોય છે. જલ સે નલની યોજના તો અમારા સુધી હજુ પહોંચી જ નથી અમદાવાદમાં જ. એટલે અમારે સ્વયં સોસાયટીના બોરથી પાણીનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે. એમાં પણ 10,000 રૂપિયા હવે અમારે એની ડિપોઝિટ કરી અને પછી એનું સોલ્યુશન કરવું પડશે, કારણ કે જલ સે નલ યોજનાની હજુ હમણાં સુધી. અને બોરનું બિલ જો અમે ગણીએ તો મહિનાનું 12,000, એટલે 1.5 લાખ રૂપિયા જેવું વર્ષે બિલ થાય છે. એટલે મારા જેવા લાખો ગુજરાતના યુવાનો આમ આદમી પાર્ટી પાસે આશા રાખીને બેઠા છે અને પૂરેપૂરું સમર્થન છે કે આ જે મોંઘવારીમાંથી અમને જે આ ભાર પડી રહ્યો છે વીજળીનો, એમાંથી અમને મુક્તિ મેળવવા માટે. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. થેન્ક યુ સુરેન્દ્રસિંહ ડાભી. હું મંચસ્થ મહાનુભાવો માનનીય અરવિંદજી, માનનીય આપણા પ્રદેશ લેવલના નેતાઓને વિનંતી કરીશ કે જે કંઈ પણ પ્રશ્નોત્તરી થઈ છે એ બાબતે જવાબો જે છે એ આપની સમક્ષ રજૂ કરે. આભાર. ઓકે, ઓકે, એક લઈ લઈએ, ચલો. હા, અમારે ત્યાં લાઇટ બિલ પહેલાં 2016માં 3500 રૂપિયા આવતું હતું. જી. આજની તારીખમાં આ મારું બિલ છે 10,000 રૂપિયા આવે છે, જે અહીંયા યુનિટના ભાવ આખા હિન્દુસ્તાનની અંદર સૌથી વધારે ગુજરાત સરકાર લે છે. તો જો આપણી સરકાર આવે તો કંઈક એમાં કરજો. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर. इतनी मतलब बहुत सर मतलब लैक ऑफ सर मतलब इतना करप्शन हो रहा है सर किसी भी चीज़ में सर. ऑयल हो, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी तो सर है ही. और सर बीच में भी सर अभी हम कहीं पे भी, मैं अभी जो बिजनेस पे जाता हूँ सर मेरे ही अहमदाबाद सिटी में, तो सर पुलिस वाले भी सर मतलब उनका बिहेवियर अपने तरफ अपने मतलब लाइक ए टेररिस्ट सर. वी हैव लाइसेंस सर, वी हैव PUC, वी हैव RC बुक सर, सब होता है सर. उसके बाद भी सर मतलब कुछ ना कुछ तरीके से उनको करप्शन करना है. 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, 500 रुपये दो सर, कैसे भी करके उनको करप्शन करना है सर. और कुछ नहीं आता सर उन लोगों को. सर आप मतलब वो भी सर थोड़ा बहुत देखिए. पुलिस सर मतलब हमारी सेवा के लिए है सर. वो हमारे के लिए मतलब हम लोगों को मतलब प्रोवाइड करते हैं हमको सेफ्टी प्रॉपर. हम लोग उन्हीं से मतलब अभी सर सबसे ज़्यादा पुलिस से ही डरते हैं सर. अब पहले तो सर इलेक्ट्रिसिटी सबसे कॉस्टली हो गई है, ऑयल, गैस, किसी भी चीज़ में वो सर सब के सब. अभी सर जब बीजेपी में सर स्मृति ईरानी और सर हेमा मालिनी सर जो 5 रुपये सर भाव बढ़े थे तब वो लोग रोड पे बैठ गए थे. अभी वो लोग सर कहीं पे दिखते भी नहीं है सर. और मतलब कॉमन मैन के लिए सर आप एक ही उम्मीद हो सर, प्लीज़ सर अभी आप आए तो सर प्लीज़ हम लोगों का ध्यान रखिएगा सर. थैंक यू सो मच सर. एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि बीजेपी वाले पूरे देश में जाकर बोलते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते हैं. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि शहरों में पावर कट लगते हैं क्या? बिजली जाती है? मेरे को भी बता रहे थे ईशुदान भाई, हमारे आने के पहले इस हॉल में ही 3 बार बिजली गई है. और गांव में भी बिजली जाती है क्या? मैं खेती की बिजली की बात नहीं कर रहा, घर में बिजली जाती है क्या? ठीक है. अभी कई लोगों ने हाथ उठाए, अभी थोड़े से और क्वेश्चन ले लेते हैं. जिन जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं, इतने सारे तो नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन और ले लेते हैं. 10. माई सेल्फ रमेश भाई चौधरी, एक्स सरपंच रामपुरा तालुको जिलो महेसाणा, नॉर्थ गुजरात. सर पंजाब में की तरफ से मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगे, आप सरकार बनाइए, लागू करेंगे. ओके, थैंक यू, धन्यवाद. हम मैनिफेस्टो, झूठा मैनिफेस्टो बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते. दैट्स वेरी गुड. जो बोलेंगे वो करेंगे. ओके. सेकंड पॉइंट है सर MSP. कोई भी व्यापारी आदमी, किसान जो भी प्रोडक्ट पैदा करता है
उसमें से सपोज गेहूं, तो पार्ले बिस्किट में 70 पैसा का कम से कम आटा आता है गेहूं का, 15-20 पैसा शुगर आती है और पैकिंग का 15-20 पैसा होता है। मतलब 1 रुपया से 1.25 रुपये में बिस्किट तैयार हो जाता है और सेल होता है 5 रुपया। तो हर एक किसान का एमएसपी, हर एक प्रोडक्ट का किसान का एमएसपी होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अभी आज बिजली के ऊपर रखते हैं। ओके सर, बाकी मुद्दों पे भी आएंगे। ओके, बिजली मैं अब हर हफ्ते आऊंगा गुजरात, एवरी वीक। तो हर हफ्ते आऊंगा सारी बातों पे। अभी वहां पे एक स्टूडेंट ने बोला करप्शन बहुत है, करप्शन पे भी एक जनसंवाद करेंगे। आपने खेती का एमएसपी का मुद्दा उठाया, खेती पे भी जनसंवाद करेंगे सर। आज बिजली पे करेंगे। ओके, हमारा बिजली पानी के लिए हमको 15 से 20 लाख रुपया ट्यूबवेल में खर्च करना पड़ता है नॉर्थ गुजरात किसानों को। इसमें बिजली कनेक्शन के लिए 1.5 लाख रुपया एस्टिमेट बनना पड़ता है। इसके बाद मंथली 5 से 10 हजार रुपया बिल भरना पड़ता है मंथली। सपोज 1 यूनिट पर यूज ना करे पर पूरा 365 दिन में, तो भी 15 से 20 हजार रुपया हमको भरना पड़ता है। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो, मारू नाम सिरीनबेन कछोट, हूँ सरखेज वाड़मांथी बोलूँ छूँ। और मैं यूँ बोलती हूँ कि मेरी बेटी दिल्ली के अंदर है और 1 साल में मैं 3 मरतबा जाती हूँ वहाँ पे। तो मैंने स्कूल देखे, कॉलेजा देखी, हॉस्पिटल देखी, और बिजली का बिल मेरी बेटी का 1 महीने का 0 आता है। अभी हाल वो दिल्ली में रहती है और मैं बार बार दिल्ली जा रही हूँ। तो जैसा कि हम अभी जो इलाके में सरखेज में रहते हैं, वहाँ पे सरकारी लाइट भी नहीं है हमारे वहाँ, बाहर के थंभले पानी भराता है और कोई देखने नहीं आता। और जो भी फी ज़्यादा हो गई स्कूल में, तो जो आजू बाजू के लोगों ने बच्चों को उस स्कूल में से उठा लिया है अभी। तो केजरीवाल सरकार आवे और ये लाइट के थंभले, ये पानी भराता है, ये ब्लॉक पत्थर नहीं डाले, जो सरकार ने काम नहीं किया करा, वो केजरीवाल सरकार आवे और ये पूरा काम करे हमारा। हम तो ये चाहते हैं और हम घर पे हर घर जाके प्रचार करते हैं कि ये केजरीवाल सरकार आएगी तो अपनों को लाइट बिल, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल सब अपनों को फ्री में मिलेगा। और ये सरकार आनी चाहिए। और ये जो बुढ़े लोग हैं, रात को पानी भराता है बारिश का, और बिजली जो बाहर के थंभले, वो लाइट भी रात को बंद हो जाती है, बुढ़े इंसान गिर जाते हैं, ब्लॉक पत्थर नहीं है, रोड के भी ठिकाने नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि केजरीवाल सरकार आवे और ये सब करे। बहन जी, आपका गुजरात में बिजली बिल कितना आता है अभी यहाँ जहाँ रहती हैं? गए महीने में मेरा बेटा 2 है और घर में मेरे 1 AC है और 1 पंखा है। बेटा तो अक्खा दिन कोर्ट में जाता है। 4000 रुपये मेरा बिल गए महीने आया और ये महीने 3000 रुपये बिल आया 1 महीने का। अब आप गुजरात में सरकार बदल दो, आपका 0 बिल आएगा। हाँ, इंशाल्लाह आपको लाना है और आप आएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। હલો, અમદાવાદના ઈસનપુર વિસ્તારથી આવું છું અને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તા છું। હવે વીજળી બાબતે આજે વીજળી સંવાદની અંદર મારે એક અગત્યનો પ્રશ્ન કહેવો છે કે 2021ની અંદર મારા ઘરે સોલર સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી। એ સોલર સિસ્ટમની અંદર જે વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે અને હું મારા ઘરની અંદર જે વીજળી વાપરું છું, એમાંથી જે વીજળીના યુનિટ વધે છે અને બિલની અંદર ક્રેડિટ લખાઈને આવે છે, એ ક્રેડિટ મને દર વર્ષે માર્ચ એન્ડિંગ પછી એપ્રિલમાં મળવી જોઈએ। છેલ્લા 1 વર્ષથી હું ટોરેન્ટ પાવરની ઓફિસે જાઉં છું, ધક્કા ખાઉં છું, પણ મારા ઘરમાંથી જે વીજળી ઉત્પન્ન થઈ એ વધારાની વીજળીના પૈસા હજી સુધી મળતા નથી। ઓકે, થેન્ક યુ। નેક્સ્ટ। हेलो सर, मैं महसाना से आया हुआ हूँ और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार ने 2007 में 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से हर प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ था। अभी वो 7 रुपये के करीब पहुँच गया है। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो ये प्राइवेट कंपनियों को जो अपने लोगों से लूटा हुआ माल है वो निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे? निकालेंगे, जरूर निकालेंगे जी, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो, मैं गीता सुंदरवा।
कुबेरनगर वार्ड से नरोड़ा हेलो। विधानसभा लगता है। हेलो, बताइए। नरोड़ा बताइए। विधानसभा लगता है। सर 15 लाख का लॉलीपॉप जो दिया था ना, वो कोरोना में बिजली का बिल भी नहीं भरने का ऐसा लॉलीपॉप दिया था हमको भी, तो मैंने 2 महीने का बिल नहीं भरा, दूसरे दिन लाइट काट के गए। मैं 10 मिनट में कुबेरनगर से नरोड़ा पाटिया जाके बिल भरा तो 200 रुपया दंड लिया कि लाइट काटना का भी 200 रुपया दंड लेते हैं गुजरात में। तो सर हमारी आम आदमी पार्टी आई है, गुजरात से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी को वोट दे और जिताए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ઘણા બધા લોકોને પ્રશ્ન પૂછવાની ઈચ્છા છે, અરવિંદજી સાથે વાત કરવાની ઈચ્છા છે, પરંતુ એક સમજવા જેવી બાબત છે કે કોઈ પણ નેતા સાહેબ આવે ત્યારે લોકોની વેદના જાણવા માટેનો વધારે પ્રયાસ ન કરે, પણ માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી એવા નેતા આપણી વચ્ચે અહીંયા બેઠા છે કે એમણે સામેથી કીધું કે હજી મારે વધારે લોકોના પ્રશ્નો સાંભળવા છે, મારે એમની વેદના જાણવી છે, એટલે માનનીય અરવિંદજી માટે તાળીઓનો ગડગડાટ થઈ જાય। અને હવે હું માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને આપ સમક્ષ ઉપસ્થિત કરું છું, એમની પોતાની વાત રજૂ કરે। भारत माता की इनकलाब वंदे। आज गुजरात के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। चुनाव आने वाले हैं और आज हम लोग गुजरात में बिजली की समस्या पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आप लोगों से पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी तो ये पहला चुनाव लड़ रही है, इसके पहले कई चुनाव हुए गुजरात में, कांग्रेस और बीजेपी वालों ने चुनाव लड़े, आज तक किसी पार्टी ने गुजरात के लोगों के साथ बैठ के कभी बिजली के ऊपर चर्चा की क्या? आपके मुद्दों के ऊपर चर्चा की क्या? वो आते हैं, बड़ी बड़ी रैली करते हैं, उनके नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर 5 साल लूटने में लग जाते हैं, फिर अगला चुनाव आते हैं, फिर अगला रैली करते हैं। फिर हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता के मुद्दों का समाधान करने के लिए आए हैं। और ये आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, अगर मैं ये बात, मेरा पहला चुनाव होता और मैं कहता कि हम तो जनता के मुद्दों पे चल, आप कहते कि केजरीवाल भी नेता बन गया, केजरीवाल भी ऐसी बातें करता है, चुनाव के बाद तो कुछ करना नहीं है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हमने पंजाब में करके दिखाया है, कार्यकर्ताओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। तो जब वो घर घर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो कहानियां भेजते हैं मेरे को, दिल रो पड़ता है लोगों के दुख सुन के। एक गरीब आदमी का अगर हजारों रुपए का बिजली का बिल आएगा तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने परिवार को रोटी कैसे खिलाएगा? आखिर इतनी महंगी बिजली क्यों है गुजरात के अंदर? दोस्तों, गुजरात में मंत्री ऐश कर रहे हैं। आपने जिन लोगों को चुन के भेजा वो ऐश कर रहे हैं, उनकी बिजली का बिल 0 आता है, वो कई हजार यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं हर महीने। उनके घर में, उनके दफ्तर में एसी लगे हुए हैं पूरे, कईयों के तो शायद टॉयलेट में भी एसी लगे हुए हैं, उनके घरों में एसी लगे हुए हैं, कई एसी लगे हुए हैं, किसी के 20 एसी, किसी के 30 एसी, उनके घरों में एसी लगे हुए हैं, वो शानदार, उनका बिजली का बिल 0 आता है। और आपके घर में एक बिजली का पंखा, एक बिजली की बल्ब, 2-4 और टीवी, फ्रिज, और आपका हजारों रुपए का बिजली का बिल आता है। ये तो नहीं होना चाहिए। जो सुविधा मंत्रियों को मिले वो जनता को भी मिलनी चाहिए। अभी किसानों के बारे में सुना, किसानों को रात को बिजली देते हैं। बताइए, रात को बिजली देने का क्या मतलब है?
मुझे लगता है थोड़े दिन तक गुजरात के सेक्रेटेरिएट में भी रात को ही बिजली आनी चाहिए। इन मंत्रियों को भी थोड़े दिन रात को ही काम करने का मौका। इनको बोलो तुम भी रात को काम करोगे, रात को दफ्तर खुलेगा, रात को बिजली। ये क्या मजाक बना रखा है कि किसानों को रात को बिजली देते हैं? सारी सारी रात किसान जागेगा तो फिर वो सोएगा कब? अपनी जिंदगी कैसे जिएगा? और वो भी 6-7 घंटे की बिजली देते हैं, और वो भी इतनी महंगी देते हैं। अभी वहां पे भाई साहब बता रहे थे कि 5-5 हजार रुपए महीने का बिल उनको देना पड़ता है। नया कनेक्शन नहीं मिलता है, कई कई सालों का वेटिंग लिस्ट है, और वो 6 घंटे जो आती है उसमें भी पावर कट लगता है। मेरे को याद है पिछले 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली भी आए, उत्तर प्रदेश भी गए, जब चुनाव लड़ रहे थे लोग, पूरे देश में जा जा के उन्होंने छाती चौड़ी करके बोला गुजरात में बिजली जाती है तो न्यूज बनती है, यहां पे बिजली आती है तो न्यूज बनती है। अब मेरे को पता चला यहां पे तो बिजली जाती बहुत है, और न्यूज क्यों नहीं बनती है? बेचारे न्यूज वालों को डरा रखा है इन लोगों ने। न्यूज वाले सारे डरते हैं। आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों का कसूर नहीं, आप हमारी तरह हैं। जैसे उन्होंने पूरे देश को डरा रखा है, ऐसे आपको भी डरा रखा है। तो न्यूज बनती ही नहीं है। बिजली जाती है तो न्यूज बनती नहीं है। आज पता चला बिजली कितनी जाती है, इसलिए मैंने पूछा, अभी आप लोगों से पूछा कि बिजली जाती है क्या? आप लोगों ने कहा जाती है, बहुत जाती है, गांव में भी जाती है, शहर में भी जाती है। तो पूरा झूठा प्रचार किया हुआ है। जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, उसके पहले मैं दिल्ली की गली गली में जाया करता था, लोगों से बात किया करता था। हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वहां पे इतने बिजली के बिल आते थे, लोग रोते थे। मैं जिस गली से निकल जाता, लोग अपने बिजली और पानी के बिल लेके खड़े होते थे दिखाने के लिए कि देखिए सर, इतने 1000 रुपए का बिल है, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे। एक बिजली का पंखा, एक ट्यूबलाइट, और उसके बाद इतने 1000 रुपए का बिल होता था। मैंने शीला दीक्षित जी से निवेदन किया कि आप बिजली के बिल कम करो। उस टाइम हम फ्री बिजली की बात नहीं करते थे। हमने कहा कि ये बिजली आपने बहुत महंगी कर रखी है, बिजली के बिल कम करो। मैंने बिजली, डॉक्टर कहते हैं कि अगर शुगर का मरीज 3-4 घंटे अगर भूखा रह जाए तो उसकी शुगर गिर जाती है और उसकी मौत हो सकती है। कई डॉक्टरों ने, मेरे परिवार वाले बड़े नर्वस हो गए कि ये 15 दिन का अनशन कैसे करेगा। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना पर। मैंने 15 दिन का अनशन किया, केवल पानी पिया, और आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। जब आप सत्य के रास्ते पे चलते हैं, जब आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो फिर ऊपर वाला आपका साथ देता है। 15 दिन में भूखे रहा। दिल्ली में लगभग 15 लाख लोगों ने साइन करके दिए कि बिजली के बिल कम होने चाहिए। जब शीला दीक्षित जी नहीं मानी तो लोगों ने फिर कहा कि केजरीवाल जी आप चुनाव लड़िए। अब ये शीला दीक्षित मानने वाले नहीं है, इसको हराएंगे हम। आप आइए और आप खुद बिजली के बिल कम करिए। हम चुनाव लड़े, लोगों का भरोसा था। पहली सरकार हमारी केवल 49 दिन की। उन्होंने कहा केजरीवाल जी अब पूरी ताकत दे दी। अब हमने अगली बार आने के बाद बिजली फ्री कर दी उनकी, आधी रेट नहीं किए, बिजली फ्री कर दी उनके। अब अगर मैं केवल बिजली फ्री करता और दिल्ली में पावर कट लगते तो लोग कहते हैं यार ये बिजली क्या फ्री कर दी तुमने, पावर कट लग रहे हैं, बिजली चाहिए हमको, पहले बिजली दो। पहले दिल्ली में बिजली, मेरे को याद है जुलाई 2014 का टाइम था, 7-7, 8-8 घंटे गर्मियों में पावर कट लगते थे दिल्ली में। 7-7, 8-8 घंटे बिजली आया नहीं करती थी, बिल आते थे, बिजली नहीं आती थी। जीतने के बाद दिल्ली के अंदर मैंने और मेरे बिजली मंत्री ने, सत्येंद्र जैन ने, जिनको इन्होंने झूठे केस के अंदर अभी जेल में डाला हुआ है, ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है, पर बीजेपी वाले तो सबको, अहरे गैरों को जेल में डाल देते हैं सबको। सत्येंद्र जैन ने और मैंने खड़े हो के पूरे दिल्ली के अंदर तार चेंज करवाए, ट्रांसफार्मर बदलवाए। और दोस्तों आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते।
और फ्री में बिजली आती है। बिजली फ्री करने के लिए हमने, अगर मैं आपका टैक्स बढ़ा देता और फिर बिजली फ्री करता तो ये हो गया कि एक हाथ से ले एक हाथ से दे, इस जेब से लिया और इस जेब में दे डाल दिया, तो वो तो चोरी हो जाती। अगर आपके मैं बिजली फ्री करने के लिए लोन लेता, सरकार को कर्जे में डुबो देता, तो गलत बात थी। हमने दिल्ली के अंदर टैक्स बढ़ाया नहीं है, 7 साल के अंदर जितना टैक्स था सारा टैक्स हमने कम किया। टैक्स कम किया, कोई लोन नहीं लिया। आज, पहले दिल्ली सरकार घाटे में चल रही थी, आज दिल्ली सरकार नफे के अंदर चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। सारा घाटा पुराना पूरा कर दिया दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार के ऊपर आज 0 लोन है, कोई लोन नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, कोई लोन नहीं, कोई टैक्स नहीं। फिर पैसा कहां से आया? हमने फ्री कैसे करी बिजली? हमने आते ही बिजली कंपनियों को बुला के बोला, खबरदार अब दिल्ली के अंदर बिजली बढ़ाई तो तुम लोगों ने। मैसेज क्लियर चला गया, सारी बिजलियों को मैसेज, बिजली कंपनियों को। हमने कहा पहले तुम पहले वाली सरकारों को पैसे देते थे, नहीं देते थे, रिश्वत देते थे, नहीं देते थे, हमें कोई नहीं लेना देना। अब दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है, तुमसे 1 पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन जनता का बिजली का बिल नहीं बढ़ना चाहिए। बिजली का 1 पैसे का बिल नहीं बढ़ेगा। 7 साल से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़े। जो रेट 2014 में थे आज भी वही रेट है, वही रेट है। और हमने लोगों को पैसा बचा बचा के, भ्रष्टाचार कम कर करके खूब पैसा बचाया, और उससे हमने जनता को सब्सिडी दी, और जनता को आज फ्री में बिजली दिल्ली में मिल रही है। जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस, ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है बिजली फ्री, बड़े स्टेट में नहीं हो सकती। तो ऊपर वाला देख रहा था, ऊपर वाले ने कहा ये तो गलत बात है, तो ऊपर वाले ने हमें एक बड़ा स्टेट भी दे दिया, पंजाब दे दिया। ऊपर वाला देख रहा था तो ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलाई और हमें पंजाब दे दिया। पंजाब आ गया। अभी 3 पंजाब में, जब मैं पंजाब में जाता था तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मेरी डिग्री भी असली है। पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, इनकम टैक्स में नौकरी करता था, कानून भी जानता हूं, तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता था। और मैं देखा कि पंजाब में बिजली कैसे फ्री करनी है। मैंने वहां जाके ऐलान किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री करेंगे। तो वो सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाती थी केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पंजाब घाटे में चल रहा है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, ये है वो। 3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, 3 महीने। 1 जुलाई से पंजाब के अंदर बिजली फ्री हो गई। और बिजली फ्री नहीं हुई, 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री। और 31 दिसंबर, पिछले साल 31 दिसंबर 2021 के पहले के जितने बिजली बिल थे सारे माफ। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने इसको बड़ा स्टडी किया। आप कहेंगे बिजली के बिल माफ क्यों किए? 70 to 80% लोगों के बिजली के बिल गलत आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? हजारों का बिल भेज, और ये स्कैंडल है, हजारों का बिल बना के भेज देंगे, आदमी फिर चक्कर पे चक्कर काटता है, चक्कर पे चक्कर काटता है अपना बिल ठीक कराने के लिए, और फिर पैसे लेते हैं बिजली के बिल ठीक करने के लिए। वहां पे सौदा होता है, 50,000 का बिल भेज दिया, गरीब आदमी जाता है, वो कहते हैं अच्छा 5,000 रुपये देगा तो तेरा 50,000 का 25 कर दूंगा, 10,000 रुपये देगा तो 50,000 का 10,000, ऐसे ही होता है ना। आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के 70%, 73%, 73% लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं और 24 घंटे बिजली आती है। और पंजाब में 80% से ज्यादा लोगों के बिजली के बिल 0 आया करेंगे, और उनको भी अभी 24 घंटे बिजली नहीं है। पुराना 70 साल ने का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया हुआ उसको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2-2.5 साल के अंदर पंजाब की भी पूरी व्यवस्था को ठीक करेंगे, वहाँ भी लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, किसानों को भी
पर्याप्त बिजली मिलना चालू होगी। तो दोस्तों, ये 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये एक जादू है कि नहीं है? पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। ये केवल जादू मेरे पास है और किसी को करना नहीं आता। ये ऊपर वाले ने केवल मेरे को विद्या दी है। मेरे को आता है बस, और किसी को नहीं आता। विद्या क्या है? हमारी नीयत अच्छी है, हम ईमानदार लोग हैं, बस ये विद्या है हमारी। हम बिजली कंपनियों से पैसे नहीं खाते, हम बिजली कंपनियों को ठीक कर देते हैं, हम जनता के हक में काम करते हैं। दूसरी पार्टी वाले इधर से डोनेशन चुनाव का, उधर से डोनेशन, इस कंपनी से डोनेशन, हमें कोई डोनेशन नहीं चाहिए। हमारा तो डोनेशन आप ही हो, जनता हमारा डोनेशन है। तो गुजरात में भी बिजली सस्ती हो सकती है, गुजरात में भी बिजली फ्री हो सकती है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। शर्त एक ही है, आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपको ईमानदार पार्टी को लाना पड़ेगा। ये इतना चिल्लाते हैं केजरीवाल फ्री 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 क्यों देता है। मैं देख रहा था, इनका एक बहुत बड़ा नेता कह रहा था गुजरात के लोगों को फ्री नहीं चाहिए। अरे तुम पहले अपनी बिजली तो छोड़ो फ्री, तुमको तो फ्री बिजली मिल रही है, खड़े होके कहते हो गुजरात के पहले मंत्रियों को फ्री बिजली मिले, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? उनको ये डर लगता है कि अगर फ्री बिजली दे दी, लोगों को फ्री में मिलने लग गई, इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे सरकार में। इनको पैसे लूटने हैं, लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, आज मीडिया के माध्यम से मैं पूरे गुजरात को कहना चाहता हूं कि गुजरात में भी फ्री बिजली मिल सकती है। मैं गुजरात की बिजली की समस्या का समाधान लेके आऊंगा। इतवार को फिर मिलेंगे, इतवार को बात करेंगे। गुजरात को सब लोग मिलके गुजरात का विकास करेंगे। गांधी और सरदार पटेल के सपनों का गुजरात मिलके बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનનીય અરવિંદજી માટે એમને સમર્પિત એક વાત થઈ જાય કે ના થકે કભી पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ जनता के लिए करके दिखाने का, हौसला है जिंदगी में जनता के लिए कुछ करके दिखाने का। इसलिए तो अभी भी अरविंद जी की सफर जारी है। आ વાત સાથે માનનીય અરવિંદજીનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ। માનનીય અરવિંદજી જેમ દિલ્હીમાં અને પંજાબમાં વીજળી ફ્રી આપે છે, એમ ગુજરાતમાં પણ વીજળી ફ્રી આપે, એ માટે આપણે બધા આમ આદમી પાર્ટીની નેક્સ્ટ સરકાર આભાર। मेरा दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।